हेलो एवरीवन, आपके सिद्धांत सर जो टीम कॉमर्स एज के नए मेंबर हैं, इस सेकेंड फैबुलस वीक में विजडम वेनसडे लेके आ गए हैं। सो आई बिलीव इस हफ्ते की शुरुआत मोटिवेशन से ही हुई है। आप लोग को टिप्स भी मिल गई हैं। बट वेडनेसडे को इस बार क्या नॉलेज मिलने वाला है? तो विजडम वेनसडे की शुरुआत चलिए चालू करते हैं। मतलब कुछ फिर से एक ऐसी फन लर्निंग होने वाली है जो हम एज अ स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, बट प्रैक्टिकलिटी में उसका यूज क्या होगा पता करते हैं। तो चलिए जर्नी को बिगिन करते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक है फाइनेंशियल लिटरेसी। टॉपिक भारी लग रहा है क्या? नहीं भाई, ये टॉपिक भारी बिल्कुल नहीं है। फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड चीज, और लिटरेसी मतलब आपको एजुकेट करना। पता है आपको, आप एज अ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि हमको पैसे से रिलेटेड एजुकेट क्यों किया जाता है। भाई, जब आप लोग अपनी जर्नी आगे बढ़ाएंगे, स्कूल से ग्रेजुएशन करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद जो भी आप पोस्ट डिग्री करेंगे, प्रोफेशनल डिग्री करेंगे, आप लोग अंत में जाके कहीं ना कहीं जॉब या बिजनेस करने वाले हैं। ये तो कंफर्म है। तो मुझे मेरा पैसा मैनेज करने के बारे में तो कोई बताता नहीं है। किसी के पेरेंट्स तो जरूर उसको बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, या बड़े भाई बहन बता देते हैं। बट बाकी बाकी बच्चों का क्या? इसलिए टीम कॉमर्स एज हमेशा आप लोग के साथ रहती है, आपको नॉलेज इंपार्ट करने के लिए। तभी तो विजडम वेनेसडे हमने चालू किया है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी में मैं इस वीडियो में आपको पैसे का महत्व बताऊंगा कि क्या सिर्फ पैसे के लिए काम करना चाहिए, या पैसे को ऐसी जगह लगाएं कि वो हमारे लिए काम करे। सुनने में जरूर इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखें, बीच में ना छोड़ें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सेल्फिश ना बनना। सिर्फ आप ही इस वीडियो को मत देखो, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, उन सबको लिटरेट करो। भाई, एजुकेशन इज की टू सक्सेस इन लाइफ। तो भाई एजुकेट करो, यही तो हम कर रहे हैं आपके साथ। तो यहां पे एक सवाल आता है कि ये फाइनेंशियल लिटरेसी का माइंड में क्वेश्चन आता क्यों है? सर को कहां से पता चला होगा? इसलिए मैंने यहां क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस। मैंने कुछ साल पहले ये बुक पढ़ी थी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है ये बुक। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। मत सोचो यहाँ बुक सेल नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ जो मैंने नॉलेज लिया है, मैं आप लोगों को ये नॉलेज सिर्फ और सिर्फ इम्पार्ट कर रहा हूं, मैं शेयर कर रहा हूं। जो मुझे लगा एज अ स्टूडेंट, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, मुझे इसके बारे में बहुत पहले पता हो जाना चाहिए था। मेरी टीचर्स ने तो मुझे बताया नहीं। हमेशा स्कूल में बोलते रहे, शायद आपको भी बोलते होंगे, बुक्स पढ़ो बुक्स पढ़ो, पर किसी ने बताया नहीं कि कौन सी बुक्स पढ़ें। तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने कोई किताब अभी पढ़ना चालू नहीं करी, सिर्फ नॉलेज की है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला, ये लाइफ के एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। तो ये रिच डैड पुअर डैड की छोटी सी एक कहानी है। इसमें एक बच्चा होता है जिसमें उसके फ्रेंड के पापा होते हैं और उस बच्चे के खुद के पापा होते हैं। उसके पापा फाइनेंशियली साउंड नहीं है, पर डिग्री वाइज बहुत साउंड है, मतलब उनके पास मल्टीपल डिग्रीज है। तो वो बोलता है मेरे पापा पुअर डैड है। बट उसके फ्रेंड के डैड, जिनके पास ज्यादा डिग्रीज नहीं है, बट उसके फ्रेंड के डैड रिच डैड है, क्योंकि उनको पैसे का महत्व पता है। इसीलिए बुक की टैगलाइन भी बोली है, व्हाट द रिच टीच देयर किड्स अबाउट द मनी, इट्स अ क्वेश्चन दैट द पुअर एंड मिडिल क्लास डोंट। मतलब रिच डैड अपने बच्चे को क्या सिखाते हैं। इसलिए हमको अक्सर लगता है कि यार, अमीर ही अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, क्योंकि पैसे का महत्व हर इंसान को पता नहीं होता है। आज अगर मैं आपको लाखों रुपए दे दूंगा, उस लाखों रुपए का आप क्या करने वाले हो आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपको इस चीज का नॉलेज ही नहीं है कि मैं अगर कोई पैसा कमाता हूं तो मैं उसको कहाँ, क्या मैं सिर्फ सेव करके रख लूं, या मैं अकाउंट में डिपॉजिट कर लूं, या तिजोरी में रख लूं? नहीं, ये मैं आपको बताने वाला हूं, तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो में। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये चार चीजें, सोच के लग रहा होगा सर आप घूम फिर के अकाउंट्स पढ़ाने आ गए क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये चार ऐसे अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो आप 11th की जर्नी जब चालू करी थी कॉमर्स की, और 12th की खत्म करने तक, इवन अगर आप ग्रेजुएशन में बीकॉम बीबीए लेते हैं, तो भी आपको ये चार टर्म्स मिलेंगी।
बट मैं ये चाहता हूं कि आप इन चार टर्म्स को अगर पढ़ते हो तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हम इसको अप्लाई क्यों नहीं करते। हम ये तो जरूर जानते हैं असेट वो जो मेरी है, लाइबिलिटी वो जो मैं उधारी ली हुई है, इनकम जो मैं कमाता हूं, खर्चा जो मैं करता हूं, सिर्फ इतना ही पता है ना। बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाती है। ये सवाल वीडियो के आगे मैं आपसे पूछूंगा और आप वीडियो देखते देखते इसका जवाब भी देंगे, पर मैं आप बता रहा हूं आपका जवाब गलत होगा, ये बेट लगाता हूं मैं। मतलब अगर मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो मुझे इन चार चीजों के बारे में पता होना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट अगर इन चारों चीजों के मीनिंग जानता हूं तो इनकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन भी मुझे आनी चाहिए। मतलब यहां पे रिच डैड पुअर डैड में एक बुक के अंदर ये तीन अलग अलग डायग्राम्स बनाए गए हैं। आपने ये चीजें ऑलरेडी अकाउंट्स में पढ़ी हुई हैं, बट हमको ये चीज समझ नहीं आती है कि क्या मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाँ सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट खुद का भी तो होता है क्योंकि हम भी तो पैसे अर्न करते हैं, कमाते हैं, और हमारा आउटफ्लो भी तो होता है। तो मैं आप लोग को स्क्रीन पे क्लियरली समझाने वाला हूं, तो आप लोग प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। यहां पे एक इनकम स्टेटमेंट है किसका, एक पुअर का, एक मिडिल क्लास का, और अंत में एक रिच आदमी का। मतलब मैं पहले पॉइंट में आपको ये बताने वाला हूं कि तीन प्रकार की कैटेगरी के लोगों के इनकम स्टेटमेंट है। हम किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? क्या हम रिच कैटेगरी में जा सकते हैं? आप जरूर जा सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको हाउ योर मनी विल वर्क फॉर यू ये बताने वाला हूं। चलिए डिस्कस करते हैं। अगर मुझे एज एन इंडिविजुअल इनकम मिलती है, मान लीजिए मुझे 20,000 रुपए मिलते हैं, इस 20,000 का मैं क्या यूज करता हूँ? क्या मैं 20,000 के पूरे एक्सपेंस में ही चले जाते हैं? क्या मेरे ऑलरेडी प्री डिसाइडेड एक्सपेंसेस हैं? क्या मैं पैसा इसीलिए कमा रहा था कि मेरा सारा खर्चा निकल जाए बस? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी बैलेंस शीट हमेशा जीरो रहेगी। यू डोंट हैव असेट्स एंड लायबिलिटीज। मतलब आप हमेशा पुअर रहेंगे। इट्स द ट्रुथ। मैंने बोला था मैं आपका मिथ तोड़ने वाला हूं। सेकेंड इनकम स्टेटमेंट में इनकम तो मुझे मिल रही है, कहां से? जब मैं जॉब कर रहा हूं, ठीक है। और मैं लाइबिलिटी की तरफ मूव कर गया। मतलब आप ये एरो देख रहे हैं यहाँ पे जो जा रहा है, ये लाइबिलिटी की तरफ मूव कर गया। मतलब वापस से ये पैसा मूव आउट कर गया। मतलब सर हम पैसा कमा रहे हैं और मेरी लाइबिलिटी पे जा रहा है, क्यों नहीं जाएगा? मान लीजिए आप 25,000 कमाते हैं और आपने सेकेंड हैंड कार खरीद ली, पर आप बोलते हो सर कार तो मेरे लिए असेट है। नहीं, कार आपके लिए असेट नहीं है, कार आपके लिए लाइबिलिटी, क्योंकि आपने कार लोन लेके खरीदी है। और लोन पे आप क्या पे करने वाले हो? इंटरेस्ट। मतलब आप पैसा कमा रहे हो लोन पे करने के लिए। सोचिए, ये है मिडिल क्लास वालों की मेंटालिटी। बट अब हम सोचते हैं कि रिच कैसा सोचते हैं, ये हमें नहीं पता है। चलिए देखते हैं इनका स्टेटमेंट। इनका इनकम स्टेटमेंट जो है, इनकी इनकम जनरेट कहां से होती है? असेट से। मतलब सर ये वो असेट खरीदते हैं जो इनको इनकम जनरेट करता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर मुझे 25,000 रुपीज मिल रहे हैं, मैं 25,000 से कुछ ऐसी असेट्स खरीदूंगा जिससे मुझे इनकम जनरेट होगी, जिससे मुझे इनकम जनरेट होने वाली है। मतलब मैं पैसे को शायद शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूं, मैं पैसे को शायद म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दूं। ये क्या होते हैं आपको नहीं पता है, पर विजडम वेडनेसडे के जरिए हम आपको ये बताते रहेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। तो अभी इस वीडियो का एम जो है, मैं आपको सिर्फ लिटरेसी दे रहा हूं। आई एम जस्ट एजुकेटिंग यू टू ओपन अप योर ब्रेन रिगार्डिंग मनी। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं। और अगर आपके अंदर ये सवाल पैदा हो रहा है कि कौन सी चीजें, तो आप डेफिनेटली ये पढ़ना चालू कर दोगे। और उसके लिए मैंने आपको फर्स्ट स्टेप बता दिए, रिच डैड पुअर डैड पढ़ लीजिएगा। मतलब रिच सर एक ऐसी असेट में पैसा लगाते हैं जो सीधा उनको इनकम जनरेट करके देती है। यस, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल प्लानिंग। और फाइनेंशियल प्लानिंग कौन कर पाता है? जब वो फाइनेंशियली लिटरेट होता है। अभी जो हमने डिस्कस किया था
इसका एक इन डेप्थ विथ एग्जाम्पल में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। मतलब देखिए, यहाँ पे कैश फ्लो पैटर्न एक रिच पर्सन का है और एक मिडिल क्लास का है। हम पहले मिडिल क्लास से शुरू कर दें, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि रिच लोग पैसे ही कमाते हैं। क्यों कमाते हैं? क्योंकि मिडिल क्लास वो चीज नहीं करता। देखें, आपकी लगी जॉब, मान लीजिए आपको 50,000 की जॉब लग जाती है महीने की, आपको सैलरी मिलने लगी, वाओ व्हाट अ ग्रेट न्यूज, यू बिकम अ सक्सेसफुल। बट आपने पूरा पैसा, देखते जाइए एरो कहां जा रहा है, लाइबिलिटी में चला गया। क्योंकि आपने कार लोन ले लिया, आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया, क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर हुआ ना। सर, फोन आया, नमस्ते, मैं एचडीएफसी बैंक से बात कर रहा हूं, इस फलाने बैंक से बात कर रहा हूं। भाई, क्रेडिट कार्ड अगर आपको मिल रहा है, आपके पास जितना पैसा है उतना ही खर्चा करना चाहिए, नहीं तो खर्चा नहीं करना चाहिए। बट नहीं, इंसान की डिमांड जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड तो है, ख्वाहिशें सबकी होती हैं, बट हमें उतना ही खर्चा करना है जितना हमारी इनकम है। तो आप जब समय के साथ आगे बढ़ते हैं, आपकी लाइबिलिटीज और बढ़ती हैं। पीपल स्टार्ट हैविंग किड्स, दे गो टू स्कूल, पेरेंट्स टेक लोन फॉर देम। हो सकता है जो अभी बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, उनके पेरेंट्स ने भी लोन लेके रखा होगा। तो आप ये सैलरी जो ले रहे थे, जो आप ये सैलरी कमा रहे थे, वो तो ये सब पे करने में ही चला गया। वेयर आर यू सेविंग? आपने तो कुछ सेव ही नहीं कर पाए। तो आपकी प्लानिंग आपको अभी से पढ़ते समय कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तो आप ये सब पढ़ रहे हैं ना। मतलब आपके एक्सपेंसेस आपके टैक्सेस में जा रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट टैक्स लेती है। तो आप टैक्स के बारे में लिटरेसी नहीं रखते। आप नहीं देखते लोकेश सर ने मेहनत करके बजट पे वीडियो बनाया। क्यों नहीं देखते? प्लेलिस्ट में वीडियो रखा है तो। क्योंकि आपको हम एजुकेट करना चाहते हैं, पर आप नहीं देखते। अगर बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा तो अभी जाके देख लीजिएगा, इन डेप्थ वीडियो बना था। आप ही स्टूडेंट्स के लिए ज्ञान फ्री का ऐसे ही नहीं दे रहे थे, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे दे रहे थे। तो वहां पे मुझे ये प्लान करना चाहिए कि मैं टैक्सेस कैसे बचा सकता हूँ। मॉर्गेज पेमेंट, मतलब मैंने मेरी ही प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है, लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट मैं ही पे कर रहा हूं मेरी प्रॉपर्टी पे। बताओ, डोंट यू थिंक दैट वी मस्ट बी गिवन समथिंग रिगार्डिंग दिस? ये भी एक क्वेश्चन है। आपने कार ले ली, आप कार का ही पेमेंट कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हो, स्कूल का लोन पेमेंट कर रहे हो, सारे एक्सपेंसेस डाल रहे हैं। मतलब आज अगर आप 50,000 पर मंथ कमाते हो, तो यू एम फॉर अर्निंग 1 लाख पर मंथ, सो दैट यू कैन स्पेंड मोर। मतलब खर्चे बढ़ाने के पहले सैलरी इसलिए चाहिए ताकि और खर्चे कर सकूं। दिस इज वेरी रॉन्ग। ये लिटरेसी में नहीं आता। मतलब हमारा जितना भी पढ़ा पढ़ा है ज्ञान था, वो सब वेस्ट हो गया। चलिए देखते हैं रिच इसको कैसे मैनेज करते हैं। मतलब रिच की असेट्स होती हैं जो रियल एस्टेट में, मतलब दे इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज, तभी तो उनको यहाँ पे रेंटल इनकम मिलती है। मतलब अक्सर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास रियल एस्टेट में, मतलब कुछ फ्लैट होगा, कोई घर होगा जहां पे उनको रेंटल इनकम मिलती है। रेंटल इनकम इज पैसिव इनकम। बट सवाल आता है, सर एज अ स्टूडेंट मैं अभी घर खरीद लूं? नहीं, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, इस वीडियो का एम आपको अभी से प्रॉपर्टी, शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स खरीदने का नहीं है। मैं आपको इन चीजों के बारे में बता रहा हूं कि अगर फ्यूचर में आप पैसे कमाने लगे, तो प्लान करके इन चीजों को खरीदें। वो कैसे खरीदेंगे, हम अभी आगे वीडियो में देखेंगे। मतलब मैं स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब मैं किसी भी ट्रेडमार्क, किसी भी चीज को ट्रेडमार्क करा लूं, पेटेंट करा लूं और उस पे रॉयल्टी अर्न कर लूं। मतलब मैंने सारा पैसा किसी असेट में लगाया था मेरी बैलेंस शीट में। अगर मैं रिच हूं, तभी तो उनने मेरे लिए इनकम जनरेट करी, और इस इनकम से आई एम रेडी टू पे माई टैक्सेस एंड माई मॉर्गेज पेमेंट। आई एम रेडी टू पे। मतलब what I am earning, I'm investing in something because it's getting me money, and उस पैसे से मैं लोन चुका पा रहा हूं। मतलब मान लीजिए कि आपने एक घर खरीद लिया, ये घर लोन पे आपने खरीदा, इस लोन पे आपने ईएमआई भी पे करी, मतलब इंस्टॉलमेंट भी पे कर रहे हो आप।
मान लीजिए ये इंस्टॉलमेंट आपको इस घर के रेंट से ही जा रही है, तो ये आपके लिए असेट बनती है। नहीं तो ये क्या है? बहुत सारे लोग ये चीज सोच रहे होंगे, बट मैं आपको अब एक लाइव एग्जांपल, अभी तक यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी कॉमर्स के चैनल पे ये चीज नहीं बताई गई, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आप लोग को किताबी ज्ञान दे रहे हैं। हम यहाँ पे आपको लाइव एग्जाम्पल, मैंने कोई एग्जाम्पल सेट यहाँ पे नहीं किया हुआ है, मैं आपको आप ही के सामने एक एग्जाम्पल बना के, कंटिन्यूइंग विद माय ओल्ड एग्जाम्पल ऑफ हाउस, बताऊंगा कि घर आपके लिए क्या चीज है। आपको जरूर लगता होगा कि घर आपके लिए क्या है। घर आपके लिए एक असेट है। मान लेते हैं आपने एक हाउस परचेज करने का प्लान किया, आप क्या बोलते हो? आपके लिए हाउस असेट है, राइट? आपके लिए हाउस क्या है? असेट। अब क्वेश्चन आता है कि आप घर कौन सी एज पे खरीदेंगे। अभी तो शायद आपकी एज 18 19 के अराउंड होगी। प्लान करते हैं कि आप घर 30 से 35 साल की एज में घर खरीदेंगे। सिंपल सी बात है। अभी आपने क्या बोला है? घर असेट है। इस बात से मुकरिएगा नहीं। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो भाई कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं हूं, बताऊंगा आपको। अगर आपके कोई भी डाउट है, वी आर देयर टू टेल यू। ओके, सो हाउस आपके लिए असेट है ऐसा आप बोल रहे हैं, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, रीजन बताऊंगा। तो आप 18 से 19 साल के होंगे अभी, और आप 30 35 साल की एज में घर खरीदते हैं। बहुत अच्छी बात है। इस घर को खरीदने की वैल्यू क्या होगी? इस घर को खरीदने की वैल्यू, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं, 60 to 70 लाख। ये मैंने बहुत ही रैंडम लिया है। आज से 10 साल बाद प्रॉपर्टी के रेट्स कहाँ होते हैं आई डोंट नो, बट डेफिनेटली इससे ज्यादा हो सकते हैं। आप मेट्रो में रहोगे तो लैक्स में तो काम होने नहीं वाला, मुंबई दिल्ली नहीं होने वाला, आपको करोड़ में ही खरीदना पड़ेगा। बट मान लीजिए कि आप टीयर 2 सिटीज में हैं, जहां पे प्रॉपर्टी शायद थोड़ी सस्ती मिल सकती है। तो जहां प्रॉपर्टी सस्ती मिलेगी वहां सैलरी ज्यादा होगी क्या उस शहर में? डिपेंड्स, आप कितना कमाना चालू करे थे। मान लेते हैं आपकी सैलरी नियर अबाउट कुछ जब आपने जॉब करना चालू करी तो कुछ आप 50 के कमा रहे होंगे, और आगे आने वाले समय तक शायद ये 1 1 लाख तक चली जाएगी, क्योंकि आप टीयर 2 सिटी में। बट अगर आप मेट्रो सिटी में हैं, जहां पे आपके एक्सपेंसेस हमेशा हाई रहते हैं, तो वहां सैलरी भी ज्यादा अगर रहती है तो एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली हाई रहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बताया कि आपने घर खरीदने का प्लान किया 30 35 साल की उम्र में, जिसकी शायद वैल्यू 60 70 लाख होगी, और आपकी सैलरी 50 हजार से 1 लाख के बीच होगी। तो आप एज अ स्टूडेंट जब ये घर खरीदने आते हैं कुछ 30 ईयर्स की एज में, और आप 50,000 कमाना चालू कर लेते हैं कुछ 23 24 की एज से। बट ये भी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, हो सकता है इससे कम भी हो, इससे ज्यादा शायद होगी, बिकॉज आप टीयर 2 सिटी में। बट मेट्रो में होंगे तो ज्यादा होगा, तो प्रॉपर्टी का रेट ऑटोमेटिकली 1.5 CR के ऊपर चला है, मतलब 1.5 करोड़ के ऊपर जा सकता है। तो यहां पे सवाल आता है कि सर ये 60 लाख मैं लोन लूंगा, तो मैं कितना लोन लूंगा? मान लेते हैं 80 से 90% का आप लोन लेते हैं, क्योंकि आप मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, आप पुअर कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। रिच वाली मेंटालिटी तो हमारी थी नहीं, क्योंकि हम फाइनेंशियली लिटरेट आज के पहले तक नहीं थे, अब हो रहे हैं। तो हम ये खर्चा करते हैं ना, हमारी जो सैलरी आ रही 25 20 हजार हमने खर्चा कर दिया, सारा खर्चा जा रहा है। बट नहीं, रुको, उसको रोकना पड़ेगा हमको, पैसे को कहीं रोकना पड़ेगा। बट हमारे एग्जाम्पल में आपने 90%, मतलब 54 लाख या 55 लाख का आपने लोन ले लिया। अगर मैं 60 70 का ऑन एन एवरेज लूं तो 55 लाख का आपने लोन ले लिया, जिसकी किस्त, जिसकी ईएमआई अगर मैं बोलूं, अगर इसकी ईएमआई जो होगी, ईएमआई मतलब इंस्टॉलमेंट, जो नहीं तो नहीं कुछ 50,000 के आसपास जाएगी। बट यहां पे हम मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 1 लाख के अराउंड है ही। तो 55 लाख की, और आपने ये लोन लिया कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होगा? क्वेश्चन आता है कि आपने होम लोन जो लिया होगा
जिसपे ऑन एन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होगा कुछ 7.5% के अराउंड, 7.5% पर एनम। ये जो आपने लोन लिया होगा 60 लाख के अराउंड, 70 लाख के अराउंड, जो टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू थी, लोन आपने 55 लाख का लिया जिसकी ईएमआई 50,000 जा रही थी। ये ड्यूरेशन कितने लोन का होगा? मतलब आपने बोल दिया कि सर कुछ 30 ईयर्स, 25 to 30 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन होगा। मतलब आप 30 साल की उम्र में, व्हाट्स योर एज, 30 ईयर्स में आपने लोन ले लिया, कितने साल का? 30 साल का। 30 साल तक आप इसकी किस्त भरते रहेंगे। मतलब कभी भी लाइफ में सिचुएशन आती है कि मुझे जॉब नहीं करनी है, तो भी आप जॉब नहीं छोड़ पाओगे, बिकॉज नाउ यू आर वर्किंग टू पे टू द बैंक्स। सेम इज द केस विद एजुकेशन लोन। मतलब ये कितना बड़ा सवाल है। मैं अगर घर खरीद रहा हूं और वो घर 30 साल के लिए, मतलब 60 ईयर की एज में, 60 ईयर की एज में वो मेरा असेट बनेगा। क्या पता आप तब तक रहो भी नहीं रहो। क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। मतलब मैं 23 साल, 22 साल की उम्र से कमाना चालू करूंगा, 30 साल की उम्र में मैं सोचूंगा कि मैं घर खरीदता हूं, तो मेरे लिए घर असेट नहीं है, मेरे लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाता है, मेरे लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी बन जाता है। यही चीज आप लोग को विजडम वेनेसडे के थ्रू मैं बताना चाहता हूं कि घर एक आम आदमी के लिए लाइबिलिटी क्यों है, और बिजनेसमैन या स्पेशली रिच पीपल के लिए असेट क्यों है। क्योंकि वो इस तरीके से प्लान करते हैं, वो इस घर को रेंटल पे चढ़ा देते हैं, और अगर आप मेट्रो में रह रहे हो तो ही आपको उतना रेंट मिलता है, ताकि आपकी जो ईएमआई, मतलब जो किस्त है, वो पूरी उस रेंट से निकल जाए। तब जाके ये आपके लिए बनेगी आपकी असेट। ये बहुत ही नया एग्जाम्पल था आपके लिए, बट देखा, मैंने बताया था असेट और लाइबिलिटीज जो पढ़ा था उसका यूज किया। तो सर आपने ये तो हमको बता दिया एग्जाम्पल से, बट इसका सोल्यूशन क्या होगा? मैं आपको अब सोल्यूशन बताऊंगा। फिर से क्लियर करता हूं, वीडियो को पूरा देखिए, मिस आउट नहीं करना है, देखते रहिए इस वीडियो को। सॉल्यूशन में मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं कि आपको अभी से शेयर्स खरीदने चाहिए, आपको अभी से गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अभी तो आप सीख रहे हो, यू आर गेटिंग लिटरेसी। बार बार बोल रहा हूं वीडियो में, इसलिए बोल रहा हूं, मैं नहीं चाहता हूं आप ग्रीडी बन जाओ, नहीं। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको असेट लाइबिलिटी की समझ है, तो उसका एप्लीकेशन सोल्यूशन में करने वाले हैं हम, इसलिए तो हम ये समझा रहे हैं आपको। मतलब यू मस्ट स्टार्ट रीडिंग अबाउट हाउ शेयर मार्केट वर्क, हाउ शेयर मार्केट वर्क, इसके बारे में पढ़ना चालू कर दो। मुझे बैलेंस शीट पढ़ना आता है, मुझे फ्लक्चुएशंस के बारे में समझ है, तो मैं इसको पढ़ सकता हूं। बहुत सारे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल हैं, पढ़ो इनके बारे में। फ्री में यूट्यूब में लेक्चर्स अवेलेबल हैं, नहीं है हम बनाएंगे आपके लिए इन पे वीडियोस। इसीलिए तो यहां बैठे हैं, ताकि हम आपको लिटरेसी प्रोवाइड कर सकें। आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़िए। मतलब आप ये मानिए कि अगर आप 23 की एज में, जब आप कुछ 30-40 थाउजेंड कमाना चालू करते हैं, और आप तब से ही शेयर मार्केट का नॉलेज रखते थे, अभी से लेके तब तक 4-5 साल का नॉलेज रखते हो, एंड यू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स कब खरीदने चाहिए, कौन से गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने चाहिए, क्या गोल्ड खरीदना चाहिए, गोल्ड बॉन्ड, एंड उस मनी को, मतलब जब आप 23 ईयर्स के थे, जब आपने एक अच्छा खासा पैसा कमाने लगे, आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया स्मॉल बिट्स एंड पीसेस में, और नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स तक आप उसमें इन्वेस्ट करते रहे, और आपके मान लीजिए आपके कुछ नियर अबाउट 10 लाख तक आपने इन्वेस्ट कर दिया। आप सिर्फ इन्वेस्ट करते गए अभी, या आपने जितने भी अलग अलग मॉड्यूल्स थे, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसको मैं बोलता हूं स्टॉक, इसमें आपने इन्वेस्ट किया, और नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स तक मार्केट फ्लक्चुएशन के हिसाब से अगर ये इंक्रीज हो गया, अब सर मार्केट डाउन भी तो जा सकता है, यस मार्केट डाउन जा सकता है, बट तभी तो बोल रहा हूं लिटरेसी, इनके बारे में पढ़ो, इसमें पढ़ना जरूरी है। इसलिए रिच डैड पुअर डैड रेफर करी है, कि हमें समझ होनी चाहिए कि मेरा ही पैसा मेरे लिए काम करेगा। मैंने जब आप लोग को आईपीओ वाला वीडियो
अगर नहीं देखा है तो जाओ यार, जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख लो, उसमें आपको आईपीओ के बारे में बताया है। मतलब एक कंपनी जो 300 रुपए का शेयर होल्ड करती थी, आज 1700 के आसपास पहुंच गई है आईआरसीटीसी। मतलब अभी भी अगर आपने 300 रुपए के शेयर के हिसाब से, 300 रुपए बता रहा हूं, 300 के हिसाब से अगर आपने इसके 1000 शेयर भी ले लिए होते, मतलब 3 लाख रुपए के शेयर ले लिए होते, और ये 1700 हो गए, फिर मुझे बताना भी नहीं पड़ेगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास सारी एसेट का पैसा आ जाएगा। आपने क्या किया, सिर्फ 3 लाख रुपीज लगाए। 3 लाख की सेविंग भी तो होती है, क्यों नहीं होती है? अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी 3 लाख की सेविंग होगी। सो मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो में आप लोग को अच्छी खासी इन डेप्थ फाइनेंशियल लिटरेसी मिल गई है। हम ऐसे ही फैबुलस वीक में इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहेंगे, आप लोग को, आप लोग के नॉलेज को अपग्रेड करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को पता चले ऐसा कुछ भी हो रहा है यूट्यूब में। सो कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। बाय बाय, सी यू।